article, Eurozone sinks into recession as cost of living takes a toll. Now, जर्मनी ऑलरेडी मंदी में मतलब के रिसेशन में जा चुका है। अब जर्मनी के आसपास के जो बहुत सारे देश हैं जो यूरोजोन में आते हैं, टोटल आप कह सकते हैं 20 कंट्रीज, ये कलेक्टिवली माना जा रहा है कि रिसेशन में जा चुके हैं क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है ये रिसेंटली 0.1% डूब गई है। नाउ जो ये माइनस में अभी इनकी इकोनॉमी डूबी है अभी के लिए कम है, बट इकोनॉमिस्ट इस बात को लेकर शॉक्ड हैं कि जो प्रिडिक्शन करी थी सब गलत निकला। आपको समझना होगा कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आईएमएफ दुनिया के मेजर इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्शन ये करी थी कि इंडिया की ग्रोथ रेट स्लो रहेगी 6.8% के आसपास। इंडिया ज़्यादा ग्रो कर गया, इंडिया ने दुनिया को शॉक कर दिया 7.2% ग्रोथ रेट से। आगे इकोनॉमिस्ट ने ये प्रेडिक्शन करी थी कि यूके रिसेशन में चला जाएगा मगर यूरोप बच जाएगा। जर्मनी तो बिल्कुल भी रिसेशन में नहीं जाएगा, यहाँ पर भी उल्टा हो गया। जर्मनी रिसेशन में है, पूरा यूरोजोन रिसेशन में है, यूनाइटेड किंगडम अभी भी कहीं ना कहीं से झूल रहा है। हालांकि मैं ये कहूँगा कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 महीने बाद, कुछ समय बाद यूनाइटेड किंगडम भी हो सकता है कि मंदी में चला जाए। ऋषि सुनाक ने इसका हिंट ऑलरेडी दे दिया है कि इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यूके रिसेशन देखेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोजोन होता क्या है, यूरोजोन के मंदी में जाने का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के इतिहास में वो पहला बल्लेबाज कौन है जिसने सेंचुरी स्कोर करी है। जी हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इस बार की चैंपियनशिप से पहले आप अगर देखो तो फाइनल में कभी भी किसी ने स्कोर नहीं की थी एक सेंचुरी। रिसेंटली एक बैट्समैन ने हिस्ट्री बनाई है, तो आपको बताना है यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ। विराट कोहली, ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा या फिर स्टीव स्मिथ। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले बेसिक बात समझ लो, यूरोपियन यूनियन। जब मैं यूरोपियन यूनियन कहता हूं तो यहां पर 27 कंट्रीज की बात की जा रही है, ठीक है। नाउ कई कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है मगर यूरो को अपनी करेंसी नहीं मानती, वो अपनी खुद की करेंसी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये आपके सामने बहुत अच्छा एक ग्राफ है, इसमें ना बाकी चीज़ों पे फोकस मत करो, बस दो चीज़ें देखो। एक ब्लू बॉक्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा, दिख रहा है ये ब्लू बॉक्स। ये जो ब्लू बॉक्स है ये है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का, ठीक है, ये यहाँ पर। और इसके अंदर एक और जो ये बॉक्स है ग्रीन वाला, ये है यूरोजोन कंट्रीज का। तो कई देश हैं जो यूरोजोन और यूरोपियन यूनियन दोनों के पार्ट हैं, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो कंट्रीज है ना, पोलैंड, हंगरी, बल्गेरिया, स्वीडन, डेनमार्क, रोमेनिया वगैरह, ये सब यूरोपियन यूनियन के मेंबर होते हुए भी यूरो को इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल पोलैंड की करेंसी है जिलोटे, स्वीडन में ये लोग यूज़ करते हैं क्रोने। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कंट्रीज यूरो को इस्तेमाल क्यों नहीं करते तो इसके देखिए बहुत सारे रीज़न है। एक रीज़न ये है कि ये लोग नहीं चाहते कि यूरोप डिसाइड करे कि ये लोग अपनी कितनी करेंसी प्रिंट आउट करेंगे, कितनी करेंसी नहीं प्रिंट आउट करेंगे। तो पूरे यूरोप में सिर्फ 20 देश हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्रॉपरली यूरो को इस्तेमाल करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जो ये हरा बक्सा दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे फिनलैंड, लटविया, लिथुएनिया, उसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, ये सब कंट्रीज आपको दिख रहे होंगे, ये सब मंदी में जा चुके हैं। नाउ एक बात मुझे ये भी क्लियर करनी पड़ेगी कि अगर हर जगह लिखा है ना कि पूरा यूरोजोन जा चुका है रिसेशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि हर देश जो यूरोजोन में आता है ये मंदी में है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, फ्रांस अभी भी रिसेशन में नहीं है, बट फ्रांस यूरोजोन का पार्ट है। मगर सिंस ग्रीस, आयरलैंड, लिथुएनिया, माल्टा, नेदरलैंड्स और कई और देश जो हैं यूरोजोन के, इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जा रही है, तो कलेक्टिवली आप अगर देखोगे तो यूरोजोन बिल्कुल रिसेशन में जा चुका है। और वैसे मैं आपको बता दूं, फ्रांस के रिसेशन में जाने के चांसेस वैसे ही 50% के आसपास थे। जो ब्लूमबर्ग ने ये बहुत ही अच्छा ग्राफ प्रेजेंट किया था आज से कुछ महीने पहले, इसमें साफ साफ दिखाया गया था कि जर्मनी, उसके अलावा यूरोप के कई और देश हैं, यहाँ पर रिसेशन आ जाएगी। फ्रांस में 50% चांस है रिसेशन के, तो अभी के लिए फ्रांस बच गया, बाद में क्या होगा इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये आएगा, चलो ठीक है, जो देश यूरो करेंसी को इस्तेमाल करते हैं यूरोपियन यूनियन में वो मंदी में जा चुके हैं। अच्छा जी ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अब होगा क्या? देखिए, होगा ये, रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन में सबसे पहले जो बिजनेसेस हैं ये लोगों को नौकरी से निकालना स्टार्ट कर देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, जो इन्फ्लेशन रेट है ये भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। ऑल टुगेदर
देखो, रिसेशन का मतलब क्या है? मैं आपको काफ़ी बार ये चार्ट दिखा चुका हूँ कि कंट्रीज़ की नॉमिनल जीडीपी क्या है। जर्मनी की नॉमिनल जीडीपी देख सकते हो, यहाँ पे आप इंडिया की देख सकते हो। तो हर बार ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये बढ़ती रहती है साल दर साल, क्योंकि एक देश ग्रो करता है चाहे 3% 4% के आसपास। मगर जब देश ग्रो करने के बजाय गिरना स्टार्ट कर दे, उसकी जीडीपी गिरना स्टार्ट कर दे, तो आप कहोगे नेगेटिव ग्रोथ रेट हो रही है। और जब नेगेटिव ग्रोथ रेट लगातार 6 महीने मतलब कि 2 क्वार्टर लगातार चलती रहे, तो आप कहोगे ये देश अब मंदी में आ चुका है और मंदी से निकलना काफी मुश्किल होता है। एक बार एक देश रिसेशन में चला गया ना, फिर उस कंट्री को निकलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। देश की सरकार को बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ता है, बिजनेसेस को कहीं ना कहीं से उस कंट्री को पैसा और जगह कम खर्चना होता है, जैसे कि मान लीजिए मिलिट्री हो गई या फिर इवन एजुकेशन जैसा सेक्टर जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देता है। कुछ समय के लिए एजुकेशन वगैरह में कम खर्च करके लोगों को टैक्स में छूट देनी होती है, बिजनेसेस को फायदा देना होता है, तब जाकर वापस कंट्री की ग्रोथ रीस्टार्ट होती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि यूरोप में अचानक से मंदी क्यों आ गई, पहले जर्मनी फिर बाकी यूरोप, देखिए आंसर इसका बहुत ही सिंपल है। आप सबको इसके बारे में वैसे ही आइडिया हो गया होगा। जब यूरोप रशिया की जो नेचुरल गैस है, ऑयल है, बड़े स्केल पर परचेज करता था, सडनली ये एक यू टर्न मारेंगे कि जी अब रशिया से हम ऑयल नेचुरल गैस नहीं परचेज करेंगे, महंगे दामों पर और जगह से परचेज कर लेंगे, तो ऑब्वियसली रिसेशन आनी ही थी। ये एक बहुत ही ऑब्वियस बात थी। यूरोप ने आप कह लीजिए यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा प्राइस पे किया है। कई देश मंदी में जा चुके हैं और अब देखो सारी नज़र है यूएसए पर। यूएसए में क्या होगा मुझे पता नहीं। मैंने पर्सनली आईएमएफ की प्रिडिक्शन, उसके अलावा इकोनॉमिस्ट की प्रिडिक्शन को बहुत ही लाइटली लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जो ये बोल रहे हैं ना अभी के लिए उसका विपरीत हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमी में आप कह लीजिए कुछ ऐसी हलचल हो रही है कि इकोनॉमिस्ट भी समझ नहीं पा रहे कि इतने ज़्यादा रैपिड चेंजेस क्यों हो रहे हैं। तो यूएसए के बारे में आपको कहीं से सुनने को मिलेगा कि यूएसए में रिसेशन आएगी, कहीं से सुनने को मिलेगा कि रिसेशन के चांस कम है। कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि देखिए यूएसए में एक डेट क्राइसिस आ सकता है। इवन दो बाइडेन ने रिसेंटली डेट को लेकर एक डील कर ली है रिपब्लिकन्स के साथ, मगर फिर भी रे डेलियो जैसे जो बिलियनियर इन्वेस्टर हैं वो कह चुके हैं कि यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब दिन आने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। नाउ इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? देखिए इम्पैक्ट तो होगा। हम लोग बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को, यूएसए को भी। जब यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी, जब यहाँ पर डिमांड कम होगी, तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे? या तो नई मार्केट ढूंढेंगे, या तो अफ्रीका को एक्सपोर्ट करेंगे, या कोई लैटिन अमेरिका को कहीं से नई मार्केट ढूंढेंगे। नई मार्केट नहीं मिली तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम होगी और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है इसमें भी कमी आएगी। रिसेशन तो नहीं आता इंडिया में, हम अभी काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, बट जेपी मॉर्गन ने देखिए प्रेडिक्शन ये करी है कि अगला जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें मोस्ट प्रॉब्ली इनके हिसाब से इंडिया 5.5% के आसपास ग्रो करने वाला है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जैसे आपने देखा 7.2 हमने ग्रोथ रेट करी थी, तो इंडिया की ग्रोथ रेट जितनी पिछले साल थी उतनी अगले फाइनेंशियल ईयर में भी होगी, इसके चांसेस कम लग रहे हैं। बट अगेन इंडिया की आदत है, हम लोग सरप्राइज कर देते हैं, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट डेफिनेटली हमें भी थोड़ा बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। और जो भी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हो रहा है इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर ए सेंचुरी इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, ट्रैविस हेड। इन्होंने हिस्ट्री बना दी है, ये बन गए हैं पहले बल्लेबाज जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाकर एक सेंचुरी स्कोर करी है। इससे पहले किसी भी बल्लेबाज ने ये नहीं